Assalamualaikum to all my students. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि सब स्टूडेंट्स को पता है कि कोविड-19 स्प्रेड होने की वजह से हम लोग दोबारा ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए हैं। अच्छी बात है कि हम लोग ने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं ताकि हम लोग आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें और आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो, जो भी कुछ डिस्कशन करना हो, वो आप लोग इजीली हम लोगों से डिस्कशन कर सकें। और वीडियो मेक करने का मकसद है कि आप लोग हम लोगों की क्लास इस तरीके से अटेंड करें जैसा कि आप लोग स्कूल के अंदर क्लास अटेंड करते थे। हमारी आवाज़ सुनकर, हमारी बात समझकर और पिक्चर के थ्रू हम आपको डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या आपके सिलेबस के मुतालिक तमाम चीज़ें समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों की स्कूल के अंदर क्लासेस होती थी, बिल्कुल इस तरीके से। तो बी हैप्पी कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये क्लास 4 है, सब्जेक्ट कंप्यूटर है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अगेन वेलकम कहती हूँ। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देन सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये एक बहुत ही बाबरकत और फजीलत से भरा हुआ महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतें तमाम मुसलमानों पर नाजिल फरमाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ की पॉइंट्स, कुछ रमज़ान की फजीलत के बारे में बताना चाहूँगी और उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं और अपनी फजीलतें नाजिल फरमाते हैं। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा निजात का होता है। पहले इस महीने के स्टार्टिंग के 10 दिन को हम लोग पहला अशरा बोलते हैं और इस पहले अशरे में अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। दूसरा अशरा मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत का होता है कि हम मुसलमान बहुत गुनाहगार हैं। जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत से गुनाह हो जाते हैं जिसका हमें मालूम भी नहीं होता। तो हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में हम लोग अपने खुदा से, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। सही है। तीसरा अशरा निजात का अशरा होता है। अब मैं आपको रमज़ान की फ़जीलत के बारे में कुछ बताती हूँ कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लोग किस बात से लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इरशाद फरमाया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा है जिसे रयान कहा जाता है। इस दरवाज़ा से क़यामत के दिन रोज़ा रखने वाले ही दाखिल होंगे। इसके अलावा कोई भी और दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? फिर वो इस दरवाज़े से दाखिल होंगे और जब रोज़ा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर कोई इस दरवाज़े से दाखिल ना होगा। कि अल्लाह ताला ने जन्नत, जो एक बहुत ही हसीन और एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो नेक बंदों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, उसके अंदर सिर्फ़
इसके अंदर एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही अंदर जाएंगे। जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं सिर्फ वो मुसलमान ही उसके अंदर जाएंगे। और जब आखिरी रोज़ेदार इस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो पाएगा। और उसके अंदर बहुत सी नेमतें, बहुत सी रहमतें सिर्फ उन मुसलमानों के लिए हैं जो रोज़ा रखते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है कि जहन्नुम की आग से दूरी। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला इसके बदले में इसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफत पर रखेगा। कितनी अच्छी बात कही गई कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के रास्ते में सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखेगा। बहुत से मुसलमान, बहुत से नेक लोग पूरे महीने का रोज़ा रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ने चाहिए। जो शख्स एक दिन का रोज़ा, एक दिन के रोज़े का अल्लाह ताला ने कितना अजर रखा है कि एक दिन का रोज़ा रखने से अल्लाह ताला 70 साल जहन्नुम की आग को इंसान के चेहरे से 70 साल दूर कर देगा। फिर फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाएगी। 3 आदमियों का जिक्र किया गया जिनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनकी दुआ कबूल ना हो, वो जो भी मांगे उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। कौन कौन है? आदिल हुक्मरान, रोज़ेदार हत्ता के रोज़ा इफ्तार कर ले। रोज़ेदार वो शख्स, वो नहीं कि मतलब रोज़ा रखा और जब इफ्तार कर लिया तो ज़ाहिर है रोज़ा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। बल्कि रोज़ेदार वो शख्स, भले वो इफ्तार भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो शख्स रोज़ेदार ही कहलाएगा। रोज़ेदार और मज़लूम, ये 3 शख्स अल्लाह ताला ने, 3 आदमी अल्लाह ताला ने बताए हैं जो जिनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये थी आपकी रोज़े की फजीलत। तो इस स्पीच का मकसद है कि आपको बताना कि रोज़े की क्या अहमियत है, रोज़े की क्या फजीलत है कि एक रोज़ा रखने पर अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें हम पर नाजिल की हैं। एक रोज़ा रखने पर अल्लाह ताला हमें 70 साल जो है वो जहन्नुम की आग से हमें दूर रखेंगे, सिर्फ एक रोज़ा रखने पर। और आप लोग सोचें कि अगर हम पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो इसका कितना हमें सवाब मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग सब भी अपने घर में रोज़ा रख रहे होंगे, और जो बच्चे रोज़ा नहीं रखते वो हिम्मत करके अल्लाह ताला की राह में रोज़ा रखें। अल्लाह ताला रोज़े रखने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब आते हैं अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ। इस ऑनलाइन क्लास की फ़र्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी जो आपको लास्ट पेरेंट्स मीटिंग में दिया गया था। मैं क्लास 4 की कंप्यूटर की टीचर मिस अक्सा हूँ, तो मैं आपको कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव समझाती हूँ। कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम लोग जो है वो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर अमल दरामद करके आपने उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। सही है? तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट फॉर सॉल्विंग फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको फाइनल टर्म एग्जामिनेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट यू लर्न ऑल दीज ऑब्जेक्टिव ऑनेस्टली। सबसे पहले आपने ईमानदारी के साथ तमाम ऑब्जेक्टिव जो आपको आपकी कंप्यूटर की कॉपी में मैंने करवाए हैं और कहाँ से कहाँ तक याद करने हैं, फाइनल टर्म से, जैसा कि मंथ ऑफ नवंबर से लेकर मंथ ऑफ फरवरी तक। ये 4 मंथ हैं, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 4 मंथ्स के आपने ऑब्जेक्टिव लर्न करने हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं,
इसके अलावा MCQs आते हैं, मैच दी कॉलम आते हैं और डिफरेंट छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, वो सब कुछ आपकी ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो आपने बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने तमाम ऑब्जेक्टिव को याद करना है एंड देन सॉल्व इट। और फिर आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में टेस्ट देते हैं, अपने स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशन को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से आपने उस ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करना है। और सॉल्व इट बाय यूजिंग पेंसिल, और आपने सॉल्व करना है किससे? पेंसिल से। अगर फिल इन द ब्लैंक है तो आपने इसको ट्रू और फॉल्स लिखना है पेंसिल से। MCQs हैं तो उसको टिक लगाना है आपने पेंसिल से। सबसे पहले आप लोग जिस तरीके से स्कूल के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव पेपर फिल करते थे, अपना नेम, अपना फादर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, ये सब कुछ लिखेंगे। अपने टीचर का नेम, जो कुछ आप अपने स्कूल में अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर फिल करते थे, आपने प्रॉपर वे में एक एक चीज़ उसके अंदर फिल करनी है। देन आपने अपना ऑब्जेक्टिव राइट करना स्टार्ट करना है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो पेपर हमने आपको दिया लास्ट पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, उसके हवाले से कुछ समझाती हूँ। उसकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ के, उसको रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, जिसकी फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है USB इज़ अ डैश डिवाइस। USB जो है वो एक डैश डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, ये आंसर आपने लिखना है, ठीक है। नंबर 2 हमें दिया गया है अ डैश इज़ एन एसेसरी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो कौन सी एसेसरी है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जो हमारी मैथ्स के सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है, वो कौन सी एसेसरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दिया गया है अ हार्ड डिस्क हैज़ अ वेरी लार्ज डैश कैपेसिटी। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ही बड़ी, बहुत ही लार्ज कैपेसिटी होती है। किस चीज़ की कैपेसिटी होती है वो आपने लिखनी है। फिर यहाँ पर नंबर 4 दिया गया है द रिजल्ट इज सेंड टू द डैश डिवाइस। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट हम सेंड करते हैं कौन सी डिवाइस को? जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर में कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है, जो हमारा रिज़ल्ट आता है, वो हम कहाँ पे सेंड करते हैं, ये आपने लिखना चाहिए। देन यहाँ पर नंबर 5 दिया गया है DVD कंटेन्स डेटा मोर देन डैश। DVD जो है वो डेटा कंटेन करता है मोर देन डैश, किससे ज़्यादा। DVD जो है वो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है। सबको पता है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है DVD, लेकिन DVD से ज़्यादा स्टोरेज रखने वाली डिवाइस, DVD से ज़्यादा स्टोरेज रखने वाला इक्विपमेंट कौन सा है, उसका आपने यहाँ पे नेम लिखना चाहिए। ये आपकी 5 इन द ब्लैंक्स हैं, जिसको मैंने रीड करके आपको उर्दू मीनिंग के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा गया है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हैं, मैं आपको रीड करती हूँ और साथ ही इसकी उर्दू भी बताती हूँ। नंबर 1 पे लिखा गया है अ हार्ड डिस्क हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ही बड़ी, बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स, ये आपने लिखना है, सही है। नंबर 2 द रैम इज लोकेटेड ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो रैम है, जो CPU की जो मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है? रोम और रैम, सबको पता है, ठीक है। रोम और रैम जो है वो लोकेटेड होती है, लोकेटेड से मुराद फिटेड होती है, फिक्स होती है ऑन द कीबोर्ड ऑफ द मॉनिटर। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो फिक्स होती है क्या? कीबोर्ड के अंदर। इज इट ट्रू और फॉल्स, ये आपने लिखना है। नंबर 3 है MS ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस
जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का? The answer is true or false is up to you. Now number 4, we cannot add picture on a slide. स्लाइड क्या है, जो मैंने आपको MS पावर पॉइंट के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि स्लाइड हम लोगों ने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था, जिसके ऊपर डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर हमने वर्क किया था। तो आप लोग उस प्रैक्टिकल को अपने माइंड में रखें और मुझे उसका आंसर लिखें कि क्या MS पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर हम पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या नहीं। देन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया गया है, ऑल मैजिक इफेक्ट्स वर्क ऑन अ ब्लैंक कैनवास। ड्राइंग का जो पेज था, जिसको हम ब्लैंक पेज, जिसको हम लोग ड्राइंग कैनवास बोलते हैं, क्या उसके ऊपर तमाम मैजिक इफेक्ट वर्क करते हैं या नहीं करते, ये आपने राइट करना है। इज इट ट्रू और फॉल्स। देन हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, टिक द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शंस में से आपने राइट आंसर चॉइस करना है और उसके ऊपर टिक करना है। ओके, नाउ नंबर 1 इज, which key should be pressed to run a slide show? वो कौन सी की है जिसको प्रेस करने के बाद हमारी स्लाइड शो हो जाती है एज अ वीडियो? कौन सी की है, ये आपने राइट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं F1, नाउ B is tab and C is F5। नंबर 2 दिया गया है, अ फास्ट एंड चीप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज। जो सबसे फास्ट, सबसे तेज और चीप मीन्स सबसे सस्ता मेथड कम्युनिकेशन का कौन सा है? A एयरमेल, B ईमेल, C सीमेल। आपने इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है। नंबर 3, PTCL इज एन, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ PTCL। आपने यहाँ पर PTCL की फुल फॉर्म लिखनी है। क्या है PTCL की फुल फॉर्म? A इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड B इज मार्केटिंग कंपनी। नाउ नंबर 4 इज, टू इरेज अ ड्राइंग वी यूज द डैश। ड्राइंग को इरेज करने के लिए हम कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी थिंग यूज करते हैं? नंबर A टेक्स्ट टूल, B इरेजर टूल, C क्वाइट टूल। Number 5, which of the following means close up view? अपनी व्यू को, अपनी इमेज को क्लोज करने के लिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? आंसर इज A zoom in and B zoom out। वो कौन सा ऑप्शन है, जूम इन या जूम आउट? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है जो पिक्चर को क्लोज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपको आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैच दी फॉलोइंग, जिसके अंदर एक्शंस लिखे हुए हैं और कीबोर्ड कमांड लिखी हुई है कि आपको डिफरेंट कीबोर्ड कमांड है, डिफरेंट शॉर्टकट, जिसको हम लोग शॉर्टकट कीज़ भी बोलते हैं। ये वो शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो हमारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। जस्ट लाइक टू सेलेक्ट 1 लाइन डाउन। जब भी हमें किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना होता है तो हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस क्लिक, शिफ्ट प्लस होम की एंड शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड की। नंबर 2 दिया गया है, टू सेलेक्ट टिल द बिगनिंग ऑफ द लाइन। आपने बिगनिंग ऑन द लाइन, स्टार्टिंग की लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा? टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसको कट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा? टू अंडू, अपने वर्क को अंडू, कुछ टाइम के लिए हटाने के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने वर्क को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा? एंड नंबर 5 इज टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है जो आपको
जो आपको यहाँ पर फाइनल टर्म में दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर आपको समझाया है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आपको मैंने इंग्लिश भी रीड करके बता दी, इसकी उर्दू मीनिंग भी मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम है कि आपने इसे ऑनेस्टली लर्न करना है और बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ पेंसिल से सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।